हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन। ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी तरीके का हम टेबल बनाते हैं तो टेबल के अंदर भी रूल्स रहते हैं कि किस तरीके से आप डेटा को या फिर टेबल को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन आपको दिया गया है। ठीक है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन मतलब वन टाइप ऑफ एक प्रोसेस जिसकी मदद से डेटाबेस को आप डेटाबेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन पड़ी है उसको अच्छी तरीके से डिफाइन आप कर सकते हो। ठीक है। तो उसे बोला जाता है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन। तो उसकी यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि नॉर्मलाइजेशन मतलब नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन अ डेटाबेस। मतलब डेटाबेस के अंदर डेटा को मैनेज ऑर्गेनाइज करने की जो प्रोसेस रहती है उसे यहाँ पे बोला जाता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन मतलब किसी भी तरीके के डेटा को मुझे टेबल के अंदर पुट करना है तो उसके भी रूल्स होते हैं, उसको एक स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में रखा जाता है जिसकी मदद से बहुत ही इजी हो जाता है कि किस किस तरीके से डेटा में से अगर मैंने एक बार डेटा स्टोर कर दिया उसको वापस मुझे फैच करना है तो किस तरीके से मैं कर सकता हूँ। ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइज करने की जो प्रोसेस रहती है उसको नॉर्मलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर क्या क्या आता है? तो नॉर्मलाइजेशन इज यूज्ड टू मिनिमाइज द रिडंडेंसी फ्रॉम अ रिलेशन। ठीक है। मतलब उसके अंदर जो रिलेशन बन रहा है एक दूसरे के साथ बार बार उसके अंदर जो डुप्लीकेट डेटा आता है उसको वो कम कर देता है। मतलब रिडंडेंसी मतलब उसको कम करना। ठीक है। मतलब मिनिमाइज कर देना। जो भी उसका रिलेशन बन रहा है वो रिलेशन कम से कम डेटा के अंदर और ज़्यादा तरीके से दिखाई जाए वैसे उस तरीके से रिलेशन बनाया जाता है। और सेट ऑफ रिलेशन और उसके साथ एक रिलेशन या बहुत सारे रिलेशन भी आप एक साथ बना सकते हो कम डेटा के साथ। इट इज ऑल्सो यूज टू एलिमिनेट द अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक लाइक इंसर्शन अपडेट एंड डिलीशन। जो आपको कहाँ पे आपको काम आएगा, जिस तरीके का डेटा डेटा आपने ऑर्गेनाइज किया उसके अंदर से आपको डेटा लाना है, डिलीट करना है या फिर उसके अंदर इंसर्ट करना है तो उसके अंदर बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। तो इसे बोला जाता है वन टाइप ऑफ नॉर्मलाइज। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि अगर वो एक बार नॉर्मलाइजेशन के अंदर डेटा अच्छी तरीके से पुट हो जाएगा, ठीक है, रिडंडेंस हो जाएगा तो आप उसके अंदर किसी भी तरीके का ऑपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन का यूज़ किया जाता है। फिर नॉर्मलाइजेशन डिवाइड द लार्जर टेबल इनटू स्मॉलर टेबल एंड लिंक देम यूजिंग अ रिलेशनशिप। मतलब जो बहुत बड़ा टेबल अगर उसके अंदर होता है तो वो क्या करता है कि हर एक टेबल के अंदर जो इंफॉर्मेशन रहती है वो अलग अलग टेबल के अंदर बांट दी जाती है। मतलब एक ही टेबल के अंदर सारा कुछ आपका डेटा नहीं आएगा, मतलब डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट होगा तो क्या करेगा कि कौन सा डेटा मुझे उठाना है वो कंफ्यूज करेगा। तो क्या करता है कि जो भी आपका डेटा है, जो डुप्लीकेट डेटा आ रहा है उसको वो अलग टेबल के अंदर रख देगा ताकि आपको जरूरत पड़ेगी तो उस टेबल के अंदर से आप देख के यूज कर सकते हो उसको। ठीक है। तो वो उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप भी बन जाएगा दो अलग अलग टेबल के बीच में, और उन दोनों के जो बहुत बड़ा टेबल है वो छोटे छोटे टेबल के अंदर भी कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब देखने में भी आसानी रहेगी और रिलेशन भी हमें पता इजीली चल जाएगा तो कि दो टेबल के बीच में कौन कौन से रिलेशन दिए गए हैं। The normal form is used to reduce redundancy from a database table। मतलब नॉर्मल फॉर्म क्यों यूज किया जाता है कि टेबल के अंदर से जो डुप्लीकेट डेटा आता है उसको रिमूव करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को यूज किया जाता है। ये इसका मेन यूज है। ठीक है। तो आई होप कि आपको नॉर्मलाइजेशन क्या है वो समझ में आ गया होगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है। उसके अंदर किस तरीके से रिलेशन दिया जाता है, रिलेशन क्यों देने की वजह क्या है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको लिखी हुई है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के टाइप। ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन के कितने टाइप है? तो टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म, तो यहाँ पे आपको चार तरीके के नॉर्मल फॉर्म जो मेन चार तरीके के टाइप है वो दिए गए हैं। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं पर उसके अंदर आपको अप्लाई करना है तो ही आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई नहीं करना है तो वो नॉर्मल फॉर्म का यूज नहीं। पर ये चार तरीके के चार जो नॉर्मल फॉर्म वो तो उसके रूल्स तो आएंगे ही आएंगे, ये कंपलसरी है। तो अगर इसके बिना कोई भी आपका टेबल अच्छे तरीके से नहीं बनेगा। ठीक है। तो फर्स्ट एनएफ, 2 एनएफ, 3 एनएफ एंड BCNF, तो चार तरीके के अलग अलग नॉर्मल फॉर्म है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे दिया गया है कि देखो यहाँ पे 5 तरीके पर मेन यूज यहाँ पे होता है 4 तरीके का। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया है कि फर्स्ट एनएफ में क्या होता है उसका डिस्क्रिप्शन, 2 एनएफ के अंदर क्या होता है उसका
डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख लेंगे। तो चार यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ आपको एनएफ है, एनएफ दिया गया है। तो फर्स्ट एनएफ के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है वो हम देख लेते हैं पहले। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या होता है कि रिलेशन इज इन फर्स्ट एनएफ इफ इट कंटेन एन एटॉमिक वैल्यू, मतलब किसी भी तरीके की वैल्यू होगी तो उसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बोला जाएगा, ठीक है। फिर एक कि 2NF, a relation will be 2NF if it is 1NF and all non key attribute are fully functional dependent on the primary key। अगर आपने उसके अंदर प्राइमरी की दी है और उसके डिपेंडेंटली सारा डेटा वर्क होता है तो उसको यहाँ पे बोला जाता है 2NF। मतलब आपको एक प्राइमरी की भी देनी, मतलब यूनिक की देनी पड़ेगी कि हर एक टेबल के अंदर वो, हर एक रो के अंदर वो अलग ही रहेगी, डुप्लीकेट कभी भी नहीं आएगी, तो उसे प्राइमरी की बोला जाए। तो उसके बेस पे सारा डेटा आपका टेबल के अंदर पड़ा रहेगा। फिर एक 3NF, द रिलेशन विल बी 3NF इफ इट इज इन 2NF एंड नो ट्रांजिशन डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। मतलब किसी भी तरीके का डेटा को ट्रांजिट नहीं किया जाए, मतलब दूसरे टेबल के अंदर ट्रांसफर किया नहीं जाएगा, तो उसे यहाँ पे 3NF बोला जाता है। फिर एक 4NF, तो इन सारे जितने भी NF दिए गए तो उसको भी हम डिटेल में अभी देखेंगे, ठीक है। 4NF, a relation will be in 4NF if it is Boy's code normal form and has no multi value dependency। मतलब उसके अंदर दो वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। मतलब बहुत सारी वैल्यू नहीं होनी चाहिए एक ही फील्ड के अंदर। और बॉयज कोड जो 3NF है उसे यहाँ पे 3 बॉयज कोड BCNF भी बोला जाता है। तो उसके नॉर्मल, उसके रूल्स यहाँ पे फॉलो होने चाहिए और उसके अंदर 4NF के अंदर मल्टी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तभी आपका 4NF हो सकता है, ठीक है। फिर है 5NF, a relation is in 5NF if it is 4NF and no contain any joint dependency and joining should be looseless। मतलब किसी भी तरीके का दो टेबल के साथ ज्वाइनिंग नहीं होगा तो उसे यहाँ पे बोला जाता है 5NF। पर मोस्टली यहाँ पे ये तो 3 तरीके के NF आपको दिए गए हैं, ठीक है, वही यहाँ पे यूज होते हैं। ये फिफ्थ तो कभी आपको यूज करना है तो ही आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ज्वाइनिंग मतलब क्या हो गया कि दो अलग अलग टेबल के अंदर डेटा को रिलेशन बनाया गया, उन दोनों का कंपलसरी रिलेशनशिप नहीं बन रहा, तो उसे 5NF बोला जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट NF को हम जानेंगे डिटेल में अब कि फर्स्ट NF के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है सिर्फ 4, फर्स्ट NF, 2NF, 3NF एंड 4NF। 4NF मतलब वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म। तो ये चारों तरीके हमें यहाँ पे पढ़ने थे डिटेल में। इसके अंदर क्या क्या, तो फर्स्ट NF के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है, टेबल किस तरीके से बनता है, तो उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो फर्स्ट NF के अंदर मैंने क्या बताया कि उसके अंदर नॉर्मली सारी वैल्यू ही होनी चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं। अगर इसी के अंदर किसी भी तरीके का डेटा आ गया तो उसे यहाँ पे फर्स्ट NF बोल सकते हैं। रिलेशन विल बी फर्स्ट NF इफ इट कंटेन एन एटॉमिक वैल्यू। मतलब उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डेटा यहाँ पे होगा तो उसे यहाँ पे फर्स्ट NF बोला जाएगा, ठीक है। अगर डेटा टेबल ही पूरा खाली है तो उसे नॉर्मल फॉर्म फर्स्ट NF नहीं बोल सकते, डेटा होना चाहिए। आपका टेबल ही पूरा खाली है तो उसे फर्स्ट NF नहीं बोल सकते। फिर है कि इट स्टेट दैट एट्रीब्यूट ऑफ टेबल कैन नॉट होल्ड मल्टीपल वैल्यू। मतलब टेबल के अंदर किसी भी तरीके की वैल्यू है, एट्रीब्यूट है, वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप एट्रीब्यूट मतलब क्या हो गया कि कॉलम का नाम अगर आपने नेम दिया है, स्टूडेंट नाम का टेबल है तो उसके अंदर दो नेम नेम नाम की दो कॉलम नहीं हो सकते, किसी एक ही तरीके का नेम होगा, तो उसे यहाँ पे फर्स्ट नेम का नॉर्मल फॉर्म होल्ड कर रहा है वो उसे हम समझ सकते हो। इट मस्ट होल्ड ओनली सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, मतलब एक ही तरीके का नाम टेबल के अंदर होगा, ठीक है। दूसरा नाम आप यूज नहीं कर सकते, मतलब डुप्लीकेट एट्रीब्यूट यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डिसअलाउ द मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मतलब अगर आपने इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दी तो उसे यहाँ पे फर्स्ट NF नहीं बोला जाएगा। कंपोजिट एट्रीब्यूट एंड देयर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट भी नहीं होनी चाहिए या फिर किसी भी तरीके का कोई कॉम्बिनेशन की मदद से कोई कॉलम आपको नहीं बनानी, ठीक है। तो उसे यहाँ पे फर्स्ट NF का नॉर्मल फॉर्म बनाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पे दिया है कि रिलेशन एम्प्लॉय इज नॉट इन फर्स्ट NF बिकॉज मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट एम्प्लॉय फोन, क्योंकि एम्प्लॉय के पास बहुत सारे अलग अलग फोन हो सकते हैं तो उसे यहाँ पे फर्स्ट NF नहीं बोला जाता। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में देख रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय फोन नंबर है, एम्प्लॉय स्टेट है, ठीक है। अगर किसी एम्प्लॉय के पास यहाँ पे दो अलग अलग फोन रहेंगे तो उसे यहाँ पे फर्स्ट NF नहीं बोला जाता। तो किसी भी तरीके की कोई भी डेटा ऐसे आप इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसको आपको फर्स्ट NF के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हर एक के लिए अलग से एक कॉलम
रो बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट एनएफ के अंदर उसका फर्स्ट नंबर आ गया और सेकंड रो के अंदर उसका सेकंड नंबर आ गया, पर उसकी एम्प्लॉय आईडी, नेम और स्टेट तीनों को तीनों सेम ही यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट एनएफ के अंदर आप डेटा को कन्वर्ट टेबल बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एट्रीब्यूट हो गया, वन टाइप ऑफ। ठीक है, और एक एट्रीब्यूट के अंदर दो वैल्यू आप मल्टी वैल्यू या कॉम्बिनेशन में वैल्यू आप नहीं डाल सकते, जो मैंने यहाँ पे आपने लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ कंपोजिट वैल्यू नहीं होनी चाहिए या फिर कॉम्बिनेशन भी नहीं होना चाहिए, मल्टी वैल्यू भी एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए। अगर ये होगा तो आपका नॉर्मल फॉर्म डिसअलाउ करेगा कि इस तरीके का डेटा हम यहाँ पे नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, फर्स्ट एनएफ कभी बनेगा जब उसके अंदर हर एक रो के अंदर हर एक वैल्यू एक एक सिंगल वैल्यू रहेगी, तभी एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। एटॉमिक मतलब सिंगल वैल्यू। ठीक है, तो इसे यहाँ पे बोला जाता है फर्स्ट एनएफ। इस तरीके से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये उसका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के सारे रूल्स थे। एक रो के अंदर एक ही तरीके का डेटा होना चाहिए, दो डेटा आप एक साथ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट एनएफ क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि टू एनएफ। तो फर्स्ट एनएफ हमारा रूल्स ये कंपलसरी बनने के बाद यही रूल टू एनएफ के अंदर यूज होता है। मतलब फर्स्ट एनएफ यहाँ पे उसके सारे रूल्स पहले फॉलो होने चाहिए, तभी आप टू एनएफ बना सकते हो। तो टू एनएफ के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है, मगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो फर्स्ट लिखा है कि इन सेकंड टू एनएफ द रिलेशनल मस्ट बी इन अ फर्स्ट एनएफ। मतलब फर्स्ट एनएफ के अंदर जो रिलेशनल है वो तो होना ही चाहिए। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो टू एनएफ आप कभी नहीं बना सकते। ठीक है, फर्स्ट एनएफ हो गया, तो उसके अंदर अब क्या हो रहा है, इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म ऑल नॉन की एट्रीब्यूट आर फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी यहाँ पे डेटा आपको दिया गया है टीचर आईडी के अलावा, वो सारा डेटा यहाँ पे क्या है कि एट्रीब्यूट के आधार पे फंक्शनल डिपेंडेंट है, कि भाई उसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उसके बेस पे यहाँ पे। तो प्राइमरी की यहाँ पे नहीं दी गई। यहाँ पे आपकी प्राइमरी कौन सी है, 25 है, तो 25 है वो यहाँ पे डुप्लीकेशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो 25 केमिस्ट्री 30, 25 बायोलॉजी 30। तो ये देखो, किसी टीचर की आईडी यहाँ पे, कोई एक टीचर है तो यहाँ पे वो दो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो उसकी एज तो उसी टाइम पे सेम ही रहने वाली, वो बदलने वाली नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से वापस एक टेबल बना देंगे। मतलब इस तरीके का ये अगर कोई आपके पास टू एनएफ आप बना रहे हो, बार बार डेटा डुप्लीकेट आ रहा है, तो उसको नॉर्मलाइजेशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके अलग अलग दो अलग अलग टेबल आपको बनाने पड़े, जैसे हमने आगे अभी बोला। ठीक है, तो एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है कि लेट्स अज्यूम अ स्कूल कैन स्टोर डेटा ऑफ टीचर एंड सब्जेक्ट दे टीच। मतलब वो जो पढ़ा रहे हो उसके सब्जेक्ट उन लोगों ने ऐड किया। मतलब टीचर का पहले से ही टेबल उसके पास पड़ा हुआ है, उसकी आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है 25, और वो आईडी यहाँ पे वो लोग पास कर रहे थे। एक टीचर दो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि 25 मैंने वहां से पास किया है, तो कौन सा डेटा वो पढ़ा रहा है, कौन से सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है। ठीक है, तो दोनों डेटा मिलेंगे, पर उसके साथ दोनों की एज भी मुझे सेम ही मिलेगी। तो मुझे एज के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग से एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे लिखा गया इन स्कूल टीचर कैन टीच मोर देन वन सब्जेक्ट। मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट वो पढ़ा सकते हैं। फिर उसको टू एनएफ के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या बनाया गया कि इन द गिवन टेबल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट टीचर एज। मतलब जो टीचर एज है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, मतलब डुप्लीकेशन उसके अंदर हो सकता है। तो टीचर एज इज डिपेंड ऑन टीचर आईडी, मतलब टीचर आईडी के बेस पे डिपेंडेंट है। तो 25 टीचर है तो उसकी एज 30 रहने वाली है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होना है। तो हम क्या करेंगे, टीचर आईडी और टीचर एज इन दोनों का अलग से एक टेबल बनाएंगे, और टीचर आईडी और टीचर सब्जेक्ट, तो इसका भी एक अलग से हम टेबल बनाएंगे। दो टेबल के अंदर डेटा को डिवाइड कर देंगे ताकि हमें डुप्लीकेशन डेटा यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो विच इज प्रॉपर सब तो कैंडिडेट है, दैट्स व्हाई वायोलेट द रूल्स। मतलब टू एनएफ का जो रूल्स है वो यहाँ पे वायोलेट हो रहा है। तो उसको सही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि टीचर आईडी और टीचर एज की मैंने यहाँ पे क्या बना दी, एक टेबल बना दी, और टीचर की आईडी यहाँ पे पास कर दी। टीचर यहाँ पे है तो वो दो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, पर उसकी एज मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वो उसके लिए अलग से एक टेबल बना दी। उस टेबल का नाम मैंने दे दिया है टीचर डिपार्टमेंट टीचर डिटेल करके मैंने एक डेटा बना दिया। फिर टीचर सब्जेक्ट, तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा है, तो उसके लिए मैंने वापस अलग से टेबल बना दिया, ताकि हमारा जो डेटा बार बार रिपीट हो रहा है मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर डालने की भी जरूरत
नहीं है, तो ये काम हमारा यहाँ से कम हो जाता है। तो आपको टेबल विजुअलाइजेशन के फॉर्म में ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि टीचर आईडी जो टीचर है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बार बार लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं। अगर वो एक टीचर है वो 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो मुझे क्या 5 सब्जेक्ट के साथ उसकी डिटेल्स भी डालनी पड़ेगी ना बार बार, तो कम हो जाएगी। मैंने एक बार टीचर का डेटा डाला तो उसके अंदर मैंने टीचर की सारी डेटा इन्फॉर्मेशन डाल दी है, तब मैं क्या उसकी आईडी से यहाँ पे पास कराऊंगा ताकि मेरा डेटा यहाँ पे यूनिक रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2NF का रूल यहाँ पे फॉलो होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट NF और 2NF आपको आई होप अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फॉलो होता है। तो पहले फर्स्ट NF के अंदर क्या होता है कि डुप्लीकेशन मल्टी वैल्यू नहीं होगी, और दूसरे के अंदर क्या होगा कि डुप्लीकेशन डेटा बार बार आ रहा है तो उसको वो अलग फॉर्म के अंदर डाल देंगे। फिर एक ही हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म होने के लिए 2NF का रूल्स और फर्स्ट NF का रूल्स पहले फॉलो होना चाहिए, तभी आप 3NF बना सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि रिलेशन विल बी इन 3NF इफ इट इज 2NF एंड नॉट कंटेन एनी ट्रांजिटिव पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो एक ही साथ अलग अलग तरीके का डेटा नहीं दिखाना, एक ही साथ अलग अलग तरीके का डेटा आपको नहीं दिखाना। ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको अलग से टेबल बनाई गई है। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय जिप कोड है, उसके बाद उसकी स्टेट और सिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जिप कोड के बेस पे भी हम उसकी सिटी और स्टेट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये जो बार बार एक ही टेबल के अंदर सारा डेटा इंसर्ट करवाना पड़ता है, तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा कि अलग से एक टेबल बना दूंगा। ठीक है, तो टेबल बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास दो टेबल बन जाएगी, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय जिप कोड। तो ये तीन फील्ड की, तीन एट्रीब्यूट की एक टेबल बनेगी, और ये जो जिप कोड है मुझे पास करवाना पड़ेगा हमारे सेकंड टेबल के अंदर, ताकि मुझे पता चलेगा कि अगर एम्प्लॉय की आईडी 22 है और उसका जिप कोड ये है, तो इस टेबल के अंदर उसका डेटा कौन सा बनेगा, कौन सा ढूंढ के मुझे देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 3NF हो जाता है। तो 3NF इज यूज्ड टू रिड्यूस द डेटा डुप्लीकेशन। मतलब 3NF हमें कब काम आएगा, तो डेटा को रिड्यूस करने के लिए काम आएगा। मतलब जब भी डेटा हमारा डुप्लीकेशन में जा रहा होगा या फिर किसी भी तरीके का डेटा मुझे बार बार लिखने की या डालने की जरूरत पड़ रही होगी, तब मुझे क्या करना है कि 3NF का यूज करना। मतलब डेटा को रिड्यूस करने के लिए 3NF का यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज अचीव और डेटा इंटीग्रेट। मतलब डेटा के अंदर कॉम्बिनेशन, एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप बनता है उसको भी वो अच्छी तरीके से फॉलो करता है। ठीक है, या फिर फॉलो करवाता है। ठीक है, तो बार बार मुझे डेटा डालना नहीं पड़ता, उसके लिए यहाँ पे 3NF का यूज कर सकते हैं। इफ देर इज अ नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फॉर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट देन द रिलेशन मस्ट बी थर्ड नॉर्मल। मतलब बार बार मुझे एक ही तरीके का डेटा लिखने की जरूरत नहीं होगी, तभी हमारा 3NF यहाँ पे फॉलो करता है। रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट hold at least one of the following condition for every non-travel functional dependency। ठीक है, तो किसी भी तरीके के डेटा को हम फाइंड आउट करते हैं तो उसके अंदर नॉन ट्रांजिटिव डेटा होना चाहिए। मतलब एक ही डेटा बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब एक्स से वो वाई से ही रिलेटेड करता है। ठीक है, तो उसके अलावा तो यहाँ पे जिप कोड है हमारा, दोनों के अंदर फॉलो करता है। तो एक्स से उन दोनों के साथ रिलेशनशिप बनाए, तो एक्स हमारा टेबल है और वाई भी हमारा टेबल है। तो एक्स के अंदर कौन सी फील्ड जिप कोड है वो दूसरे टेबल के अंदर आप पास कर सकते हो। एक्स के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी सुपर की हो जाएगी। ठीक है, और y इज अ प्राइम एट्रीब्यूट, ईच एलिमेंट ऑफ y इज पार्ट ऑफ सम कैंडिडेट की। तो उसके एग्जांपल के फॉर्म में हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जिप कोड। ठीक है, तो कभी भी मैं एम्प्लॉय आईडी मुझे मिलेगी तो उसका जिप कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 201010। तो इसका जिप कोड मैंने पास कर दिया दूसरे टेबल के अंदर, तो दूसरे टेबल का नाम हमारे पास एरिया हो गया। तो वहां पे मैं जैसे ही फाइंड आउट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा उसका स्टेट और सिटी ये है, और दूसरी बार भी मुझे वो डेटा डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नॉर्मल फॉर्म 3NF डुप्ले, मतलब डेटा जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। मतलब जो डेटा रिपीट हो रहा है उसको आप कम कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3NF हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ गया कि बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। तो बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या हो जाता है कि इसके पहले तो हमारे पास ये जो आगे के 3NF है, तीनों के तीनों NF हमारे पास अच्छी तरीके से मैच होने चाहिए।
ठीक है। तो बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमारा सारा डेटा अगर मैच हो रहा है, ठीक है, तो ही हमारा ये बॉयज कोड BCNF का रूल्स हम अप्लाई कर सकते हैं। तो BCNF इज एडवांस वर्जन ऑफ 3NF, मतलब 3NF का आपका डेटा रिलेशनशिप अच्छी तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टर देन 3NF, मतलब जो बॉयज कोड BCNF है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट लेवल पे यूज होता है, क्योंकि इसी तरीके का रिलेशन होना चाहिए, वरना आपका BCNF का रूल्स यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। A table is in a BCNF if every functional dependency X relation Y, X is a super key of the table, जहाँ पे X से वो क्या होगी, आपकी मेन सुपर की होगी, वो हर एक जगह पे पास होगी। ठीक है। तो उसी के बेस पे आप डेटा को फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा डेटा कहाँ पे एग्जैक्टली पड़ा हुआ है। मतलब एक टेबल में से आप डेटा 3 या 4 या 5 जगह पे डेटा को अलग अलग जगह पे रख सकते हो, और एक की जो मेन टेबल है उसके अंदर से आप हर एक जगह पे हर एक टेबल के अंदर पास कर सकते हो, ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सा टेबल किसके साथ रिलेशन में है। ठीक है। फॉर BCNF a table should be in 3NF and for every FD LSS is a super key, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। तो दोनों वाइस वर्सा तरीके से 3NF का रूल्स यहाँ पे फॉलो आप कर सकते हो। ठीक है। तो लास्ट में अगर आपके पास टेबल रहेगा तो उसमें से भी आप फर्स्ट तरीके का डेटा को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। अगर सेकंड है तो सेकंड, और फर्स्ट में से आप फाइंड कर सकते हो, मतलब टॉप में से आप डेटा फाइंड आउट कर सकते हो, टॉप टू डाउन और डाउन टू अप, मतलब दोनों तरीके से डेटा फाइंड आउट करते हो। उसके लिए रूल्स यहाँ पे दिया गया है आपको कि FD और LSS ये दोनों डेटा आपके पास सुपर की के फॉर्म में होने चाहिए तभी। एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया गया कि लेट्स अज्यूम देयर इज अ कंपनी वेयर एम्प्लॉय वर्क इन मोर देन वन डिपार्टमेंट, मतलब एक एम्प्लॉय वो अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्क करता है। तो मुझे उसकी, जब मैं एम्प्लॉय की डिटेल डालूंगा तो हर बार मुझे डिपार्टमेंट के बेस में, अगर उसका डिपार्टमेंट 2 डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है एक साथ है कोई एम्प्लॉय, तो दोनों डिपार्टमेंट के अंदर उसकी फुल्ली डिटेल मुझे डालनी पड़ेगी। तो वो नहीं करना, मतलब डुप्लीकेट डेटा मुझे बार बार नहीं डालना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि BCNF का रूल्स यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दिया गया है एम्प्लॉय की ID 264 264 364 364, फिर उसकी एम्प्लॉय काउंटर, एम्प्लॉय की कंट्री दी गई है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट दिया गया है, एम्प्लॉय की टाइप दी गई है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर दिया गया है। ठीक है। तो हर एक के लिए अलग अलग है। तो उसको 3 BCNF के अंदर किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास कि एम्प्लॉय की ID और एम्प्लॉय की कंट्री, तो यहाँ पे 264, दूसरा आएगा 364। ठीक है। तो यहाँ पे UK और यहाँ पे फुल से मैंने यहाँ पे इंडिया इंडिया कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे 364, यहाँ पे UK, तो इस तरीके से दोनों डेटा, तो एक टेबल हमारी बन गई। ठीक है। तो जैसे ही हमारी टेबल बन गई तो इसके अंदर जो एम्प्लॉय की ID प्राइमरी की है, ठीक है, उसका डेटा यहाँ पे रिलेशन में रहेगा। मतलब हमारा जो फर्स्ट टेबल है उसके अंदर हमें पता है कि 264 है, तो उसके डिपार्टमेंट कौन सी रहने वाली है, यहाँ पे 394 रहेगी। तो ये एडवांस वर्जन हो गया। ठीक है। तो उसका डिपार्टमेंट यहाँ पे क्या हो गया कि कनेक्टेड हो गया। तो ये डिपार्टमेंट 264 मतलब ये वाला, और 364 मतलब ये वाला। ठीक है। तो मैं कभी भी फाइंड आउट करेगा भाई 364, तो इसके अंदर मुझे 2 डिपार्टमेंट मिलेंगे, वो दोनों डिपार्टमेंट फाइंड आउट करेगा हमारे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के अंदर। तो 2 3 थ्रू, तो यहाँ पे आ गया स्टोर, और 5 और 4 9, तो यहाँ पे डेवलपमेंट, तो दोनों डेटा आपको मिलेगा। मतलब यूके के अंदर स्टोर और डेवलपिंग दोनों हो रहा है। अगर इंडिया जोड़ोगे तो आपको 2 से तो उसके रिलेटेड यहाँ पे कौन सा एम्प्लॉय ID थी, डिपार्टमेंट ID 394। तो 394 के बेस पे वो दोनों डिपार्टमेंट उसको मिल गए, और वो फाइंड आउट करेंगे हमारे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के अंदर 283 मतलब डिजाइनिंग और टेस्टिंग। तो दोनों डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इजी तरीके से। ठीक है। या फिर एम्प्लॉय ID के बेस पे भी, डिपार्टमेंट टाइप के बेस पे भी आप डेटा को फाइंड आउट करते हो। दोनों तरीके यहाँ पे आपके पास। तो ये आपका एडवांस वर्जन हो गया कि BCNF की मदद से अगर आप छोटे छोटे टेबल के अंदर डेटा को, जो बहुत लार्ज डेटा आ रहा है उसको अलग अलग टेबल के अंदर डाइवर्ट कर दोगे, तो आपको सिर्फ रिलेशन ही बनाना है कि इसके साथ ऐसा कौन सा डेटा है जो रिलेशन के साथ बन रहा है। ठीक है। टेबल या की एट्रीब्यूट आप अपनी तरीके से कोई भी बना सकते हो, पर उन सबका रिलेशन कोई अपनी तरीके से अच्छे से बना सकते हो। ठीक है। तो ये सब बहुत सारे एग्जांपल आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। ठीक है।
तो इस तरीके से रिलेशन आपको बनाने रहते हैं। तो ये हो जाता है BCNF, तभी आपका BCNF यहाँ पे अच्छी तरीके से होगा। तो जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके बेस पे आपको अटेंडेंस करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कीज, डिफरेंट टाइप ऑफ कीज। तो कीज किस तरीके से वर्क होती है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो कौन सी टेबल कैसा होता है, कौन सी की होती है, किस तरीके से होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये नॉर्मलाइजेशन समझ में आना चाहिए। तो ये 4 तरीके के नॉर्मल फॉर्म प्राइमरी तरीके से यूज किए जाते हैं, बाकी ये जो जो नॉर्मल फॉर्म है वो रेयर केस में यूज होते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल फॉर्म था, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।